हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि NCERT सीरीज़ चल रही है और आज का वीडियो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। और ये वीडियो डेडिकेटेड है उन व्यूवर्स को जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट करके लिखा है कि मैम प्लीज़ NCERT सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। तो अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है कि NCERT सीरीज़ में रोकने वाली हूँ या अभी नहीं कराने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू NCERT एंड ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक्स साइमल्टेनियसली। सो दिस वॉज द रीज़न कि आपके पास नए टॉपिक्स से वीडियो आया है। और दूसरा रीज़न ये है कि कंटेंट मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो भी कंटेंट मैं रेडी कर पाती हूँ मैं उसका वीडियो पहले बना देती हूँ ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। सो यही रीज़न था। बाकी आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, और इसे लिखा है AR विलियम्स ने। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी का टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। सो इसमें टट जो कि मेन कैरेक्टर हैं उनकी सबसे पहले डिस्कवरी की जा रही है, उसके बाद द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब होता है गाथा या स्टोरी। इसके बाद कैसे इनकी गाथा या स्टोरी जो जारी है या कंटिन्यू है उसे बताया जा रहा है। इसे लिखा है AR विलियम्स ने। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे रिवर्स मोड में पढ़ेंगे। सो रिवर्स मोड क्या है? ये स्टोरी जो है वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रही है अगर आप इसे टेक्सचुअली पढ़ें तो, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे पास्ट से प्रेजेंट की ओर, ताकि जो स्टोरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और उसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आए। तो आइए स्टोरी को शुरू करने से पहले हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं टट, यानी कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। इन्हें हम टूटान खातून या टूटान खामून भी कह दे रहे हैं। सो ये जो टट है ये इजिप्ट यानी कि मिस्र की एक पावरफुल डायनेस्टी है जिसका नाम है फ़ारो डायनेस्टी। इसके अंतिम शासक यानी कि लास्ट किंग रहे हैं। इनके बाद इस डायनेस्टी का कोई भी किंग नहीं रहता है, इसलिए ये इजिप्ट की डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा या एक इम्पॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है होवार्ड कार्टर। होवार्ड कार्टर हैं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। सो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ये ही टट की डिस्कवरी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जाही हवास। जाही हवास हैं सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इजिप्शियन गॉड्स, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो इजिप्शियन गॉड्स में पहले हैं आमुन यानी कि गॉड ऑफ सन एंड एयर। उसके बाद नेक्स्ट है एटेन। एटेन है डिस्क ऑफ सन यानी कि सूर्य चक्र जिसे हम कह देते हैं। सो सूर्य चक्र वाले गॉड हैं ये। इसके बाद है ओसिरिस, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, आफ्टर लाइफ के गॉड हैं ओसिरिस। सो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी ने इजिप्ट के बारे में सुना होगा। इजिप्ट जो कि फेमस है किसके लिए? पहले तो अपने पिरामिड्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर पिरामिड्स का जिक्र बिल्कुल नहीं आता। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र से हमें एक शब्द और याद आता है जिसे हम कहते हैं ममी। सो इजिप्ट मिस्र में ममी बनाई जाती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी एक ममी बनाकर उसे सेफ रखा जाता है, और क्योंकि वहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं तो वो ममी बनाकर रखते हैं, और उस ममी में क्या क्या रखते हैं, कैसे उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो टट है वो जीवित नहीं है। टट की जो ममी है उसको डिस्कवर किया जाता है हावर्ड कार्टर के द्वारा। टूटनखामुन द लास्ट किंग ऑफ पावरफुल फ़ारो डायनेस्टी इन इजिप्ट। सो टट जो थे वो इजिप्ट की या मिस्र की पावरफुल फ़ारो डायनेस्टी जो थी उसके लास्ट किंग थे। अब फ़ारो डायनेस्टी क्या है? फ़ारो डायनेस्टी में शासन और रिलीजन का जो हेड होता है वो किंग होता है। तो उस डायनेस्टी के ये अंतिम शासक थे, और इनका जन्म हुआ था 1341 BC में, और 1321 BC में इनकी डेथ भी हो जाती है। सो लगभग 11 साल की उम्र में ये किंग बनते हैं, राजा बनते हैं मिस्र के, और लगभग 9 साल तक ये राज करते हैं मिस्र पर। और मिस्टीरियसली इनकी जो डेथ है वो हो जाती है टीन एज में। बहुत रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है एज अ टीन एजर, यानी कि टीन एज होती है 13 से 19 के आसपास की उम्र, और उसी उम्र में ये रूल भी करते हैं
राजा भी बनते हैं और उसी उम्र में इनकी डेथ भी हो जाती है, यानी कि 9 साल राज करने के बाद इनकी टीनेज में ही डेथ भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ना ही इनकी शादी हुई होती है और ना ही मौत के कारणों का पता होता है। स्पेक्यूलेशंस ही वॉज मर्डर्ड, लेकिन स्पेक्यूलेशन किए जाते हैं या संभावना जताई जाती है कि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या की गई थी। ही वॉज मर्डर्ड। सो किंग टट लास्ट किंग थे अपनी फैमिली लाइन के और इनकी मौत को लगभग 3300 साल हो चुके हैं। अब हम इनकी फैमिली लीनिएज हिस्ट्री देख लेते हैं जिसमें कुछ किंग्स के नेम हैं। तो सबसे पहले है इसमें अमेनहोटेप थर्ड। सो अमेनहोटेप थर्ड जो है वो टट के फादर या ग्रैंडफादर थे, क्लियर नहीं है कि क्या थे, लेकिन फादर या ग्रैंडफादर में से ही एक थे, जो कि अपने समय में बहुत पावरफुल किंग रहे थे और इन्होंने डिकेड्स तक रूल किया था, यानी कि दशकों तक इनका शासन रहा था मिस्र पर। उसके बाद आते हैं अमेनहोटेप फोर, जो कि क्या है, सन है अमेनहोटेप थर्ड के। सो ये इनके समय में एक स्ट्रेंज पीरियड चला था मिस्र में। प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटेन, तो इन्होंने जो एटेन गॉड अभी आपको पढ़ाया था, तो एटेन गॉड की वर्शिप को, पूजा को प्रमोट किया था। चेंज हिज ओन नेम टू अखेनाटिन, तो इन्होंने अपना नेम बदलकर एमेनहोटेप से अखेनाटिन रख लिया था। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम थीब्स टू अखेनाटिन, और थीब्स से ये कैपिटल को भी शिफ्ट इन्होंने कर लिया था, राजधानी शिफ्ट करके अखेनाटिन इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। और इसके साथ जो एक विचित्र काम इन्होंने किया था ये था अटैक्ड गॉड आमून। तो इससे पहले, यानी कि गॉड एटेन से पहले मिस्र में गॉड आमून की पूजा की जाती थी। गॉड आमून को पब्लिक के द्वारा वर्शिप किया जाता था। तो इन्होंने गॉड आमून पर अटैक कर लिया था और अटैक करने के साथ साथ गॉड आमून के जितने भी टेम्पल्स थे वहाँ पर, उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए इनका जो राज है उस पीरियड को थोड़ा सा स्ट्रेंज पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है समेनखरे। सो समेनखरे सेट ऑन थ्रोन फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो समेनखरे जो है वो इतने कम समय के लिए मिस्र की राजगद्दी पर बैठते हैं कि इनको ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया जाता है। समेनखरे के बाद जो नेक्स्ट किंग थे वो थे टुटेनखामुन। सो टुटेनखामुन यंगेस्ट किंग थे और ये इन्होंने रीस्टोर किया ओल्ड ऑर्डर इन इजिप्ट, यानी कि ओल्ड ऑर्डर क्या था इजिप्ट में, वर्शिप ऑफ आमून, यानी कि जो आमून गॉड थे उनकी वर्शिप करना फिर से स्टार्ट कर दिया था टट के समय में। क्योंकि अमेनहोटेप फोर्थ जो थे उन्होंने जो गॉड आमून थे उनके सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्हें अटैक करके, लेकिन उस सब को रिस्टोर किया टट ने, जिसकी वजह से ये जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गए और जनता के काफ़ी चहेते हो गए। साथ ही ये सबसे छोटे किंग भी थे जिन्होंने 9 साल तक रेन किया या राज किया, लेकिन इनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद, जैसे कि मिस्र का रिवाज है कि वो वहाँ के किंग्स की मम्मी बना देते थे और मम्मी को बहुत सुरक्षित तरीके से रखते थे, तो टट की मृत्यु के बाद टट की भी मम्मी बनाई गई राजशाही तरीके से और उसे सुरक्षित करके रखा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे टट की मम्मी के बारे में। टट की मम्मी जो होती है वो इजिप्शियन बिलीफ के अंतर्गत जो आफ्टर लाइफ है उसमें उन्हें मदद करती है। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी राजा की मृत्यु हो गई है, तो उनकी मम्मी में वो सारी चीज़ें रख देते थे जिनकी उनको अपनी आने वाली अगली लाइफ में ज़रूरत होगी। तो इसी तरीके से टट की जो मम्मी थी वो 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन की बनी हुई थी। 3 लेयर्ड यानी कि लगभग 3 जो बक्से हैं उनमें टट की मम्मी को रखा गया था। सो एक बक्से के अंदर दूसरा बक्सा और दूसरे बक्से के अंदर तीसरा बक्सा, इस तरीके से टट की मम्मी 3 लेयर्स में बनाई गई थी। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट लेयर में क्या रखा था टट की मम्मी में। फर्स्ट लेयर में गार्लैंड्स रखी थी, किसकी, विलो और ओलिव लीव्स, यानी कि विलो और ओलिव लीव्स की कुछ मालाएं रखी हुई थी। लोटस पीटल्स यानी कि जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं और कॉर्नफ्लावर्स होते हैं उन्हें फर्स्ट लेयर में रखा था इनके कॉफिन के। सेकंड लेयर में क्या रखा था, एवरीडे थिंग्स, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स यानी कि कुछ कपड़े, फूड एंड वाइन केसेस, और खाने और जो वाइन है उनके जो बर्तन हैं वो भी
सेकंड लेयर में रखे गए थे। सो कॉफिन की जो इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसमें रखी होती है टट की बॉडी विद ग्लिटरिंग गुड्स, यानी कि उसे पूरा रैप अप किया होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मम्मी को पूरा पट्टियों से रैप किया जाता है, तो उसी तरीके से उनकी बॉडी को भी रैप किया था, किससे? ग्लिटरिंग गुड्स, यानी कि जो चमकदार सामान है, स्वर्ण के जैसा चमकदार सामान, उससे उनकी बॉडी को पूरी तरह से रैप किया था। जिसमें क्या क्या थे? काफ़ी सारी ज्वेलरी उनकी रखी हुई थी उनके साथ, जैसे कि उनके नेकलेस थे, उनके ब्रेसलेट्स थे, उनके रिंग्स और एम्यूलेट्स थे, उनके सैंडल्स थे, इनर कॉफिन था गोल्ड का, और मास्क था ऑल मेड ऑफ गोल्ड। तो यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर थी उसमें जितना भी सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ग्लिटरिंग गोल्ड का था, यानी चमकदार सोने, शुद्ध सोने का बना हुआ सामान सारा उनके साथ रखा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि एक राजा कितना सारा स्वर्ण आभूषण पहन के चलता है, तो वो सारा का सारा स्वर्ण आभूषण उनके साथ उस मम्मी में रैप अप करके रखा हुआ था। सो अब आता है ईयर 1922 और एंट्री होती है होवर्ड कार्टर की। होवर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये पुरातत्व वाली चीज़ों को खोज कर निकालते हैं और उन पर रिसर्च या ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यही काम होवर्ड कार्टर कर रहे हैं इस चैप्टर में। सो ये क्या करते हैं? डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग इन 1922। सो ये टट की जो टूम होती है उसकी खोज करते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, काफ़ी साल ढूंढने के बाद इन्हें 1922 में टट की टूम मिल जाती है। रॉक कट टूम 26 फीट अंडरग्राउंड। तो टट की टूम जो होती है वो छोटे छोटे रॉक कट से बनी हुई टूम है जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड में रखी होती है। सो कार्टर फाउंड 3 लेयर कॉफिन। तो जैसे कि टट की जब मम्मी बनाई थी तो उसको 3 लेयर कॉफिन्स में रख कर टूम में डाला गया था। तो वो 3 लेयर कॉफिन जो बॉक्स होता है वो इनको मिलता है। अब इन्हें जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 लेयर्स में जो फ्लावर्स वगैरह रखे होते हैं उनसे होवर्ड कार्टर जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मम्मी को लगभग मार्च अप्रैल के टाइम पे ऐसे फ्लावर्स मिलते हैं, तो शायद उस टाइम में ही इसे दफन किया होगा, और सभी चीज़ें उसे कॉफिन में मिलती हैं जो भी रखी गई होती है। लेकिन जो थर्ड लेयर होती है, यानी कि जिस लेयर में टट की बॉडी होती है, वो लेयर इनको काफ़ी परेशान करती है। थर्ड लेयर कार्टर को काफ़ी परेशान करती है क्योंकि जो रिचुअल रेजिन है वो हार्डन हो जाता है, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम। रिचुअल रेजिन होता है लीसा जो चीड़ के पेड़ से निकलता है, तो लीसे की तरह एक ग्लू होता है जिसे मम्मी का रिचुअल करते समय, यानी कि मम्मी बनाते समय जो मम्मी में कपड़ा लपेटा जाता है उस कपड़े में उस रेजिन को डाला जाता है, उस ग्लू को डाला जाता है, ताकि जो बॉडी है वो चिपकी रहे और वो बिल्कुल भी हिले ना इधर उधर। तो वो जो रेजिन डाला है वो रेजिन अब इतने सालों बाद हार्डन हो गया, बहुत सख्त हो गया है, जिसकी वजह से जो टट की बॉडी है वो कॉफिन बॉक्स के अंदर तले में नीचे चिपक गई है। तो उसे निकालने में कार्टर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब वो जो बॉडी चिपक गई है उसे निकालने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है, कॉफिन को हीट करता है 149 डिग्रीज़ में, यानी उस जो कॉफिन बॉक्स है उसको वो बाहर धूप में रख देता है और 149 डिग्रीज़ में उसमें धूप पड़ने देता है, ताकि जो ग्लू है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए और वो बॉडी को हिलाकर बाहर निकाल सकें। लेकिन 149 डिग्रीज़ गर्म होने के बाद भी जो बॉडी है टट की वो टस से मस नहीं होती है, वो हिलती ही नहीं है। सो फाइनली रिमूव मम्मीज़ हेड लिम्स यूजिंग चिजल एंड हैमर। तो फाइनली उसे डर लगता है कि कहीं चोर जो है वो गार्ड्स को धोखा देकर मम्मी से सोना निकालने के लिए मम्मी को कहीं दूर ना ले जाएं, कि वो मम्मी से सोना उतारेंगे, चोर चोरी करेंगे सोना उससे। ये इस डर के चलते वो फाइनली क्या करता है कि मम्मी को रिमूव करने के लिए चिज़ल यानी कि जो छेनी होती है और जो हैमर यानी कि हथौड़ा होता है उनका इस्तेमाल करता है और उस मम्मी को उस कॉफिन बॉक्स से छील कर बाहर निकालता है। इसके लिए उसे मम्मी को तोड़ना पड़ता है, उसका हेड और उसके जो लिम्स यानी कि बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर जॉइंट जो उसका होता है अलग अलग करके तोड़कर वो बाहर निकालता है और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो भी उसे देखना होता है कि कितना इसमें गोल्ड है, कितना इसमें क्या है, वो सब चीज़ें वो देखता है। फाइनली रीअसेंबल्ड इट, और लास्ट में वो क्या करता है, जब उसका ऑब्जर्वेशन काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो उसे रीअसेंबल कर देता है और फिर से जोड़ देता है
यूज्ड पेट्स टू कंसील डैमेज, और पेट्स का यूज़ कर देता है वो कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए जो भी डैमेज तोड़ने की वजह से उस मम्मी में हुआ होता है। इसके बाद आता है ईयर 1968। सो 1968 में मम्मी को एक्सरे किया जाता है, यानी कि उसी मम्मी का, क्योंकि अब तो वो ताबूत से निकल गई है, बॉक्स से थोड़ा बाहर निकलने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि अब चिपकती नहीं है वो, क्योंकि उसे एक बार छिलकर निकाल दिया है बाहर। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर होते हैं जो एक्सरे करते हैं मम्मी के सारे पार्ट्स का, लेकिन जब वो एक्सरे करते हैं मम्मी का तो उन्हें पता चलता है ही फाउंड मम्मीज़ ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। तो उन्हें पता चलता है कि जो मम्मी है उसकी जो ब्रेस्ट बोन्स हैं, यानी कि जो सामने की पसलियाँ होती हैं, फ्रंट रिब्स जो है वो सारी क्या है, वो जो हड्डियाँ और रिब्स जो है उनकी वो मिसिंग है। तो वो मिसिंग शायद इसलिए होती हैं क्योंकि जब होवर्ड कार्टर ने मम्मी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए चिज़ल और हैमर का यूज़ किया था, शायद उस समय वो टूट गई हो और इस वजह से वो मिसिंग हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है 5 जनवरी 2005। इस दिन सीटी स्कैन किया जाता है, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन किया जाता है टट की मम्मी का, और ये काम करा रहे होते हैं जाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। तो अभी जो मम्मी है वो इनके चार्ज में है, इनके अंडर में है, और जब भी मम्मी की टूटी फूटी हालत देखते हैं तो इन्हें काफ़ी डिस्ट्रेस होता है, इन्हें स्ट्रेस होता है, और ये कहते हैं कि जो होवर्ड कार्टर हैं उन्होंने मम्मी के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। तो अब सीटी स्कैन कराने के लिए 5 जनवरी को मम्मी को लाया जाता है, और सीटी स्कैन क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसमें बॉडी को एक बार डाला जाता है और उसकी काफ़ी सारी इमेजेस क्रिएट करके खींचकर बॉडी को वापस बाहर कर दिया जाता है। सो आप सभी ने देखी होगी आई होप सीटी स्कैन मशीन। सो इसमें एक बहुत ह्यूज एक्सरे लिया जाता है और 3 डायमेंशनल इमेजेस जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। सो अभी काम होता है नाइट में। सो इन दी नाइट वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम टूम टू स्कैनर। सो रात में जो वर्कमैन होते हैं, यानी जो काम करने वाले आदमी होते हैं, वो टट की मम्मी को टूम से स्कैनर की तरफ लेकर आते हैं। तो जब वो मम्मी को टूम से स्कैनर की तरफ लेके आते हैं तो जो इजिप्ट की रेत है उसमें एक अजीब सी हवा चलती है, और वो जो हवा होती है वो काफ़ी सारी रेत उड़ाकर स्कैनर की तरफ ले आती है, जिससे क्या होता है, स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग। जो स्कैनर है वो काम करना बंद कर देता है। अब स्कैनर काम करना बंद कर देता है तो कैसे बॉडी स्कैन हो पाएगी। तो वो जो वर्कमैन है वो मजाक में बोलते हैं पैरोस कर्स, यानी कि जो किंग है उसका कर्स या श्राप जो है वो अभी स्कैनर को लग गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद स्कैनर ठीक हो जाता है और स्कैनर को मम्मी को स्कैनर के अंदर डाला जाता है स्कैन करने के लिए, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस खींची जाती हैं क्रॉस सेक्शन में। सो अभी स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट्स हेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो टट की जो हेड है, टट का जो हेड है उसकी काफ़ी एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक जो इमेजेस हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। उनका ग्रे कलर का हेड दिखाई देता है जिससे उनका फेस बनाने की कोशिश भी की जाती है। उनका नेक, वर्टिब्रे, रिब केज, स्कल, सारी की सारी चीज़ों की इमेजेस जो हैं वो कंप्यूटर पे दिखाई देने लगती हैं। सो जाही हवास जो इस काम को करा रहे होते हैं वो कहते हैं आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर सेकेंड, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। तो जब ये काम हो जाता है, टट की मम्मी स्कैन हो जाती है, जाही हवास कहते हैं कि मैं कल रात पूरी तरह से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि मम्मी के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सो वर्कमैन कैरीड मम्मी बैक टू द टूम। तो जब वर्कमैन होते हैं जो मम्मी को लेकर आए थे टूम से, वो अब स्कैनर से मम्मी को वापस टूम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। द सोल ऑफ ओसिरिस, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वॉचिंग द बॉय किंग। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान जो सोल ऑफ ओसिरिस है, यानी कि जो ओसिरिस हैं गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी कि जो मृत्यु के बाद का जीवन होता है उसके जो गॉड हैं वो पूरी तरह से वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बॉय किंग टट को। यानी कि टट की बॉडी जब टूम से बाहर लेकर गई स्कैनर की तरफ और स्कैनर से वापस टूम की तरफ लेकर जाई गई, तो उस समय ओसिरिस जो हैं, जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ हैं, वो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे बॉय किंग टट को। सो इस तरीके से ये चैप्टर, ये स्टोरी यहाँ पर
ख़त्म होती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी और क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके MCQs और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।